अब आता है भाई अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अलग अलग ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई अगर अच्छे से फील लेनी है तो सेंटर ऑफ मास का जो मैंने बताया था, अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग ज्योमेट्री की मैंने सेंटर ऑफ मास जो बता रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास के अंदर हमने पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास निकाला था हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट का। सिर्फ इतना सा फर्क है, सेंटर ऑफ मास के अंदर पहला स्टेप मैंने बताया था कि एक्सिस माननी है। एक्सिस हम अपनी मर्जी की कोई भी मान सकते हैं, कोऑर्डिनेट चूज कर सकते हैं। डीएम मास निकालना है और उस डीएम मास का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो छोटा सा मास इंटू उसका कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऐसे सेंटर ऑफ मास निकाल दी थी मैंने हर ज्योमेट्री की। तो उसको समझने के लिए अगर वो समझ लगाते हो तुझे बड़ा आसान लगेगा। इसके अंदर सिर्फ फर्क क्या है, उसके अंदर एक्सिस मैंने मानी थी अपनी मर्जी की, यहाँ पे एक्सिस मेरे से दे रखी है। सबसे पहला केस आता है पॉइंट मास है, दो अलग अलग दो पॉइंट मास है। इस एक्सिस का लोग मुझे क्या बताना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये दूरी r2 दे रखी है, ये दूरी r1 दे रखी है। तो कुछ नहीं करना, इस मास के कारण कितना लगा, कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर। पॉइंट मास के लिए क्या होता है mr स्क्वायर, और r क्या होती है दूरी एक्सिस से, तो ये एक्सिस यहाँ से दूरी r2 m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर, ये आ गया तेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट मास के लिए सीधी, अगर 3 मास होते तो ऐसे 3, कुछ नहीं करना। अगर मान ले कि एक मास यहाँ भी होता है m3, तो उसका क्या करता, दूरी क्या कितनी रहता है ये, क्योंकि दूरी कहां से होती है एक्सिस से, तो प्लस क्या कर देता है m3 इंटू, अगर ये r3 दे रखी होती तो r3 का स्क्वायर। तो ऐसे कितने नंबर दे रखे हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा आता है कि मान लेते पास रोड है l/2 लेंथ की, और एक्सिस क्या है, ये रोड है, ये यूं घूम रही है, इस एक्सिस का लूंगा, एक्सिस यूं नहीं है, ये यूं नहीं घूम रही, ये एक्सिस ये है और ये यूं घूम रही है। तो इस एक्सिस का लूंगा, तो देख दुनिया भर के पॉइंट मास होंगे, दुनिया भर के मास से मिलकर बनना। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया x पे जाके dx का, उस छोटे से का मास निकालते तो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय इतनी सी लेंथ। तो इतने से का मास क्या आ गया dm। तो तरीका मेरे पास क्या है, इतने से का अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो क्या आएगा, इतने से का मास मल्टीप्लाई बाय इतने से की दूरी का स्क्वायर, क्योंकि m इंटू आर स्क्वायर जो मास होता है उससे दूरी, जैसे पॉइंट मास था। तो मेरे लिए ये एक तरीके से डीएम पॉइंट मास हो गया जो x दूरी पे, तो क्या आ गया डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। तो डीएम मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन किया और लिमिट क्या हो सकती है x की, इसको मैंने ओरिजिन मान लेती है l/2 से लेकर माइनस l/2 से माइनस l/2 की लिमिट पुट करी तो मेरे पास आंसर है ml²/12। कोई ये नहीं पूछेगा इसको डेराइव करके दिखाओ, सब रिजल्ट पूछेंगे। रिंग का देख लेते हैं, रिंग के अंदर क्या, बीच में हवा है, एक वही पॉइंट मास मैंने डीएम यहां मान लिया। अब दुनिया भर के डीएम होंगे और सबकी दूरी क्या होगी r, सबकी दूरी क्या होगी r। इस केस में क्या हो रहा था, अलग अलग डीएम की अलग अलग दूरी थी, इसलिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ी थी। यहाँ तो डायरेक्ट हो गया, डीएम का इंटीग्रेशन करेगा टोटल मास तो डायरेक्ट आ गया mr²। सेम होलो सिलेंडर के अंदर होता है, होलो सिलेंडर के अंदर भी क्या, बीच में तो हवा है, यहाँ डीएम होगा, ये भी r दूरी पे, ये डीएम होगा, ये भी r दूरी पे, ये डीएम होगा, ये भी r दूरी पे, ये होगा, ये भी एक्सिस से r दूरी पे। पर एक्सिस क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बीच से निकल रही है, और ये वाली कोई और एक्सिस लेंगे तो ये नहीं रहेगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी क्या होगा mr²। तो फील तो आती है हमें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, छोटा सा मास निकाल और जो छोटा सा मास जितनी दूरी पे उसका स्क्वायर कर दे, छोटा इनर्शिया आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा इनर्शिया आ जाएगा। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है, तो भाई डेराइव करने की कोई खास जरूरत है नहीं। सॉलिड स्फीयर के अंदर मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू डीवी करेंगे, वो जो छोटा सा एलिमेंट मानेंगे उसके अंदर। और क्या करेंगे, होलो जो स्फीयर होगा उसके अंदर मैं ऐसा एलिमेंट मान लूंगा, स्ट्रिप मान लूंगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू इसका एरिया क्या होगा 2πx इंटू dx, इसकी थिकनेस dx मान लूंगा, ये दूरी x मान लूंगा। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, इसलिए मुझे क्या करना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं। और बुक्स के अंदर दिया रखते हैं, जैसे रिंग है, रिंग का हो गया mr², होलो सिलेंडर का हो गया mr², बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिंग को अगर भर दिया मैंने अंदर से तो क्या बन गई डिस्क, डिस्क का क्या हो गया, अगर उतने मास का mr²/2। इनर्शिया का मतलब पता है क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मतलब इसको घुमाने आसान होगा। इसका मतलब रिंग को घुमाना, उतने ही मास के रिंग को घुमाना मुश्किल है, और डिस्क को हम आसानी से घुमा सकते हैं, क्योंकि इनर्शिया क्या आता है mr²/2। ऐसे होलो सिलेंडर का आता है mr², और सॉलिड सिलेंडर का क्या आएगा, सॉलिड सिलेंडर का आ जाएगा mr²/2। कैसे आया ये कैसे आया, मैं डिस्क मानूंगा, डिस्क के अंदर x पे जाके dx का क्या मानूंगा, एक स्ट्रिप मानूंगा, मास पर यूनिट एरिया निकालूंगा, इसका एरिया आएगा 2πx इंटू dx, सोल्व करूंगा
लिमिट पुट करूंगा x की 0 से r, तो मेरे पास फाइनली ये उत्तर आएगा। क्यों फालतू में टाइम खराब करना, हमारे पास तो यही आता है। एक मेन आता है होलो स्फीयर का। होलो स्फीयर का होता है 2/3 mr², और सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। ये 2-4 रिजल्ट आपको याद रखना है। बाकी जो बुक में दे रखा उनको भी याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अलग अलग है, ये मैं 6 है मैक्सिमम, तो ये यूज होते हैं। किस्मत खराब वाली कोई और आ गई तो इससे अच्छा है रटी लो वो, ताकि एग्जाम में अगर आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाए, टाइम खराब करने की जरूरत ना पड़े। इंटीग्रेशन, अब मान ले एक चीज आती है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये चीज हो रहा है आखिरी इसके अंदर। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन ना कुछ नहीं है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या कहती है? नॉर्मली क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इसको नाम दे दिया इसने m × k²। ये किसके बराबर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। मान ले मेरे से कई रेडियस ऑफ गायरेशन बता सॉलिड सिलेंडर का, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2। m के स्क्वायर को इसके ऊपर पुट कर दे, ये जो k है ना, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। सॉलिड स्फीयर के लिए पूछे तो इस m के स्क्वायर को मैं 2/5 mr² के इक्वल पुट कर दे, तो जो यहां से जो k आएगी वो उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो कोई नई बात नहीं है। तो यहां से तू किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकता है और रेडियस ऑफ गायरेशन बता सकते हैं। तो ये हो गया तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिनिश। अब एक चीज और आती है, 2 लो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। 2 लो देख लेते हैं। तो क्या कहती है लो? देख बड़ी सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। हमने जो निकाला है ना उसको याद रखना है। कुछ घुमा फिरा के पूछेगा। इस रिंग की बात करूं मैं, या मैं बात करूं सिलेंडर की, होलो सिलेंडर। इस एक्सिस का लॉन्ग नहीं पता है हमें, तो कितना होता है? m × r²। ठीक है भाई, मेरे से ये पूछा क्वेश्चन में इस एक्सिस का लॉन्ग बता, तो ये i बता इस x एक्सिस, इस एक्सिस का लॉन्ग x नाम दे दिया। मुझे नहीं पता यार ये i x क्या है, लेकिन मुझे एक जरूर तो पता, एक चीज तो पता है, इस एक्सिस का लॉन्ग पता है। तो जिसका लॉन्ग पता है उसका निकाल। इसको मान ले मैं नाम दे देता हूँ IP मतलब इस एक्सिस का लॉन्ग मुझे पता है, p पता है भाई, पता है। प्लस ये दोनों एक्सिस लेकिन पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, कितनी दूरी पे है? r दूरी पे, प्लस mr²। अगर ये एक्सिस पे ना पूछ के कहां पूछता? इस एक्सिस का लॉन्ग बताओ जो r/2 पे है। तो जिसका लॉन्ग पता है वो, प्लस m × r क्या है? जिसका लॉन्ग पता है और जिसका लॉन्ग पूछिए उसके बीच में दूरी, तो r/2 का स्क्वायर। ये 2 पैरेलल के लिए होती है। ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं कई जगह पे, तो तुम देख लियो कहां कहां पे यूज हो रहा है इसका। एक क्या यूज करते हैं, मान ले मैंने रोड का बताया था तो ml²/12 आया था। तो क्या आया था मेरा? ml²/12। ये कौन सा, किस एक्सिस का लॉन्ग आया था? इस एक्सिस का लॉन्ग, यानी कि y एक्सिस का लॉन्ग आया था। ठीक है, तो कई बार क्या पूछ लेता है, जैसे ये रिंग है, रिंग का किस का लॉन्ग आया था? z का लॉन्ग। रिंग के अंदर ये नहीं था एक्सिस, रिंग के अंदर एक्सिस क्या थी? ये एक्सिस है और इसको यूं घुमा रहे हैं, यूं घुमा रहे हैं, तभी तो हर एक पॉइंट की दूरी कितनी आएगी? r आएगी। इसीलिए तो आंसर क्या आ गया था? mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है किस एक्सिस का लॉन्ग? ये z एक्सिस। तो i z की वैल्यू कितनी है? mr²। डायमीटर का लॉन्ग अगर पूछे, कोई भी डायमीटर का लॉन्ग, तो ये xy प्लेन के अंदर हो गया ना, xy प्लेन के अंदर हो गया, तो ix + iy = iz। ये फॉर्मूला लगता है। x और y का मिला के z के बराबर होगा। अब x का पूछा है तो जितना x का होगा उतना y का होगा, क्योंकि सिमेट्री है। तो 2 × ix, अगर इस एक्सिस का लॉन्ग पूछा है तो 2 × ix किसके बराबर होगा? iz के बराबर। और iz तो मुझे पता है, iz mr², तो mr²/2 किसका लॉन्ग? डायमीटर का अंदर। iy पूछा होता तो 2iy किसके बराबर होता? iz की इक्वल। क्यों? क्योंकि ix और iy तो बराबर है। तो ये किस केस में यूज होगी? ये वाली परपेंडिकुलर वाली लो। कोई भी अगर प्लेन होगा, कोई भी चीज प्लेन में होगी। स्फीयर होता तो मैं ये यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि रिंग है प्लेन में, तो जितनी भी प्लेन ज्योमेट्री है उनका क्रॉस यूज होती है। स्क्वायर का पूछ लेंगे, एक एक्सिस का लॉन्ग दे रखा होगा, इसका लॉन्ग दे रखा होगा, इसका लॉन्ग दे रखा होगा, और जेड का लॉन्ग पूछा होगा, तो आई जेड क्या होगा? iy + ix। कोई नई बात नहीं है। तो ये 2 लो है, कब यूज करेंगे? पैरेलल वाली तो जो एक्सिस के बारे में पता है उसके पैरेलल में, मतलब जिस एक्सिस पे पूछा है ना उसके पैरेलल में कोई ऐसी एक्सिस पता करो जिसका क्रॉस हमें पता है, तो वो हम पता करेंगे, प्लस mr² कर देंगे।
इसके अलोंग क्या करेंगे, किसी एक्सिस के अलोंग पता हमें होगा है और प्लेन के अंदर होगी तो आई एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल पुट कर देंगे, आई जेड के इक्वल पुट कर देंगे। इस वाले केस में मुझे आई जेड पता है, आई एक्स या आई वाई कुछ भी पूछे तो आई जेड का हाफ आएगा। तो ऐसे मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ। ये मेरे पास हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आखिरी जो टॉपिक आता है, आखिरी का क्या मतलब ये लगा ले अब क्या क्या हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है, मान लो डाइपोल मान लू मैं, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, इस नेगेटिव के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन लगेगा क्यू इंटू ई। एफ नेट की अगर बात करूंगा तो आएगा जीरो, क्योंकि क्यू इधर जीरो थे, लेकिन टॉर्क नेट नॉन जीरो होगा। क्यों, यहाँ पे मैंने हिंज कर दिया, ये दूरी क्या है आर, तो इस क्यूई का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो परपेंडिकुलर होगा इससे, तो क्यूई का मान लीजिए थीटा, ये एंगल थीटा है, तो क्यूई कोस थीटा किसके बराबर होगा, क्यूई कोस थीटा इंटू आर, टॉर्क के बराबर होगा। और इसके कारण कैसी टॉर्क आएगी, क्लॉकवाइज, इसके कारण भी कैसी टॉर्क आएगी, क्लॉकवाइज, तो दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगी, तो इसका 2 टाइम्स, ये मेरे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया। इसका मेरे क्या दे रखा होगा, रोड है, एक्सिस ये है, तो इसके अलोंग क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम निकाल सकते हैं, इसके अलोंग मुझे पता है, एक्स के अलोंग पता है मुझे, तो जेड के अलोंग क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। मुझे आई एक्स का अलोंग पता है एम एल स्क्वायर बाय 12, तो या तो वाई का अलोंग देगा जिससे के कारण तू आई जेड निकाल देगा किसी भी लॉ का यूज करके। तो एक बार तेरे पास आई जेड आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया, तेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। टॉर्क तो पता ही है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, अल्फा पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके अंदर इसने क्या किया, डाइपोल को भी ऐड कर दिया। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। टॉर्क के कैसे निकालेंगे, फोर्स निकाल, आर निकाल, मल्टीप्लाई कर, टॉर्क आएगा, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, उसे एक्सिस का अलोंग आई निकाल। वैसे भी एक्सिस ये नहीं होगी, एक्सिस आई थिंक ये होगी, ये होगी, क्या जो भी हो, मतलब तुम समझ जाओ, वो हम सारा पढ़ेंगे, ऐसे इलेक्ट्रो में भी ये चीज पढ़ेंगे। तो ये यूज होता है किसका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब आता है मोशन कैसा कैसा हो सकता है। जैसे इसके अंदर था, फोर्स तो जीरो है, तो ऑब्जेक्ट आगे पीछे तो चलेगी नहीं, ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट घूम सकती है, तो यहाँ पे घूमेगी, घूम रही है तो क्या कर रही है, रोटेशन तो कर रही है। लेकिन एक मोशन आता है मिक्स होता है, यानी कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ये कहाँ मिलता है, मान ले भाई तू गाड़ी चला रहा है, तो तेरी गाड़ी का पहिया है वो आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। यूं थोड़ी ना खड़ा खड़ा घूम रहा है, जा रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी भी होगी और ये ओमेगा से घूम भी रहा होगा। तो एक आता है रोलिंग। प्योर रोलिंग क्या होती है, प्योर रोलिंग भाई ये कहती है कि जो ये पॉइंट है ना, नीचे वाला पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। कहने का मतलब क्या है, रोलिंग को कैसे समझ सकता है, रोलिंग के ऊपर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते इतने ज्यादा कुछ खास। तू मेनली ये समझ सकता है कि रोलिंग को बस तू फील ले सकते है कि रोलिंग हो क्या रही है, कैसे हो रही है। तो रोलिंग का मतलब क्या है, ये पहिया भाई यहाँ पे रिपट नहीं रहा, फिसल नहीं रहा, ठीक है। तो अब हुआ क्या, इस पॉइंट को देख, तू इस पॉइंट के पाथ को देख। ये मान लो मेरा साइकिल का टायर था और मैंने यहाँ पे टेप मार दी एक ब्लैक कलर की, तो अब तेरा ध्यान सारा है इस ब्लैक टेप पे, तो ये तो आगे पीछे यहाँ पे चिपकी रहेगी। तो क्या होगा, मान ले तूने अब इस टायर को आगे घुमाया, तो ये रोड देख कैसी, रोड की मूवमेंट क्या होगी, रोड मतलब इस टेप की, सॉरी टेप की मूवमेंट ये होगी। सोच के देख, ये हिस्सा कहां चला जाएगा, ऊपर। अब क्या होगा, लेकिन ये आगे भी आ गया, अब क्या होगा, फिर से आगे जाएगा तो टेप फिर से ऊपर उठेगी और फिर से हो जाएगी, तो ये टेप की मूवमेंट होगी। तो ये हो रहा है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या है, जो ये पॉइंट है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। लेकिन ये ओमेगा से घूम रही है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे की तरफ है। वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इंटू आर। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर। लेकिन ये पॉइंट है, ये तो 2r दूरी पे है, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट कितनी होगी, ओमेगा तो कांस्टेंट ही इंटू 2r। तो प्योर रोलिंग के अंदर यही कंडीशन बनती है। पाथ इसका ऐसा बनता है, ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेस्ट में रहता है, सेंटर ऑफ मास आगे जाता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर। आर ये दूरी, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से दुगनी। क्यों, क्योंकि ये दूरी ज्यादा है। तो देख हर एक पॉइंट ना सर्कल कर रहा है, देख हर एक पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट कहाँ है, वहां कहाँ है, तो यहाँ पे टेप मार के देख,
वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, वो एक तरीके से यूं यूं मूव करेगा, यूं उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा। तो जो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ ये समझ, रोलिंग के लिए ये कंडीशन होती है। अब क्वेश्चन जो आता है ना, मेनली हमारा मेन मोटिव तो है क्वेश्चन सोल्व करना, तो क्वेश्चन मेनली तो तेरा आ ही लेगा जितना टॉपिक पढ़ा है, या तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवाएगा या फिर अल्फा निकलवाएगा, कैसे ना कैसे टॉर्क का पता लगवाएगा। टॉर्क का पता लगने के बाद तुझे आई आना चाहिए, टी और आई अगर निकाल दे तो फिर अल्फा आएगा, और अल्फा अगर आ गया तो फिर मैकेनिक्स घुस देगा उसके अंदर, काइनेमेटिक्स घुस देगा। पहले ओमेगा थी, ओमेगा नोट थी, अब ओमेगा होगी, तो टी टाइम बाद बताओ कितनी ओमेगा होगी ये बताओ। तो पहले तुझे अल्फा पता होना चाहिए, अल्फा कैसे आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो पहले तुझे टॉर्क पता होना चाहिए, टॉर्क कैसे आएगा, सारे फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो किसी भी एक्सिस का लोग निकालेगा, उसी एक्सिस का लोग तुझे आई निकालना पड़ेगा। आई निकालने के लिए क्या है, पॉइंट वहां से तो एम आर स्क्वायर करना पड़ेगा, अलग अलग ज्योमेट्री है तो फिक्स होता है, अदरवाइज तुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कोई डीएम मान के, डीएम मान और उसकी फिर दूरी से इंटीग्रेशन कर। कोई अगर अजीब स्ट्रक्चर आता है तो उससे तू क्या निकाल देगा, आई तेरे पास टॉर्क आ गया तो अल्फा आ गया। एक बार अगर तेरे पास अल्फा आ गया तो ओमेगा नोट ओमेगा और टी है ही तेरे पास, ओमेगा नोट और टी है ही तेरे पास, तो तू क्या निकाल सकता है, ओमेगा निकाल सकता है। तो बस मेनली अब जो फर्क आएगा, मेन जो डिफरेंस आएगा वो कहां पे आएगा, रोटेशन के अंदर। पहले हम क्या कर रहे थे, एस हाइट में कोई ऑब्जेक्ट थी, नीचे छोड़ी तो एमजीएच किसके अंदर कन्वर्ट हो गई थी, हाफ एम वी स्क्वायर के अंदर। अब क्या क्वेश्चन दे देगा, ये बॉल है आर रेडियस की, ये ऐसे रोटेट करती हुई यहाँ पे आई, तो यहाँ पे के पास इसमें जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए। लेकिन काइनेटिक अब दो हिस्से हो गए, एक तो हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस एक हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या कह देगा, अगर कह देगा कि भाई बॉल है, बॉल तो अंदर से कैसी होती है, सॉलिड हो गई, तो ये क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए आई क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। यहाँ पुट कर जो कुछ भी पूछे वो निकाल, तू कोई भी क्वेश्चन अब सोल्व कर सकता है। तुझे पता होना चाहिए वर्क पावर एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए तुझे, वर्क पावर एनर्जी पूछ सकता है। सेंटर ऑफ मास का बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास को बीच में घुस देगा, बस तेरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। पहले एमजीएच कन्वर्ट होती है हाफ एम वी स्क्वायर में, अब क्या हो रही है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के अंदर। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इक्विलिब्रियम के, जैसे सीढ़ी दे देगा, सीढ़ी पे एक बंदा बैठा है, तो भाई कोई कुछ भी पूछ लेगा, मतलब मान ले कि ये एंगल बता कि ये रिप्टे ना, ये फिसल सकती है, फिसला ना मतलब रेस्ट में रहे तो इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होना चाहिए, एफ नेट की वैल्यू 0 पुट कर और टॉर्क की वैल्यू 0 पुट कर। 0 पुट कर मतलब जो भी निकाल, और निकाल के उसकी वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर दे, क्योंकि 0 होनी चाहिए। कुछ भी पूछे वो तो निकाल सकते हैं। मान ले इसके ऊपर टेंशन टी डेवलप हो गई, इसका मास mg नीचे लग रहा है, ग्राउंड ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाया, ग्राउंड ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाया, तो ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, हर एक फोर्स आ गया। इसका खुद का कोई मास दे रखा होगा, मान ले 2 रोड से मिलकर बनी है, तो इस रोड का सेंटर ऑफ मास मानना पड़ेगा, और यहाँ पे स्मॉल mg दिखाना पड़ेगा, इसका मास यहाँ पे स्मॉल mg दिखाना पड़ेगा। तो तुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, नेट टॉर्क की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, ये मूव नहीं कर रहा तो नॉर्मल के लिए 0 होगी। इस mg के लिए क्या होगी, इस mg को एक्सटेंड करूंगा, mg को एक्सटेंड करने के बाद इस एक्सिस का लूंगा, देखूंगा ये क्या है मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो x है, तो mg मल्टीप्लाई बाय x मेरा क्या हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू स्मॉल mg। तो मुझे क्या आना चाहिए कुल मिला के, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, टॉर्क 0 इक्वल पुट करके कुछ भी मेरे से पूछे वो मैं निकाल सकता हूँ। तो रोटेशन के अंदर मेरे हिसाब से इतना ही था। जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना अच्छा होगा। जिस क्वेश्चन में भी डाउट आए, आसान हो मुश्किल हो, ग्रुप पे पूछो, डिस्कशन ग्रुप जो हमने बना रखा है टेलीग्राम पे। बाकी बस बेसिक इतना ही था रोटेशनल का। थैंक यू।